नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। उच्च उत्पादकता के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने होंगे। दैनिक भास्कर। विदेश में भारतीयों के प्रति नस्ली घृणा क्यों बढ़ रही है। मिन्हाज मर्चेंट। डाटा संरक्षण। दैनिक जागरण। मनमोहन सिंह की विरासत का मूल्यांकन। विवेक काटजू। नवाचार है नई अर्थव्यवस्था का इंजन। अजय कुमार। समस्याओं का समाधान हो। राष्ट्रीय सहारा। भूकंप का घातक प्रहार झेलने के लिए हम कितने तैयार। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। उच्च उत्पादकता के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने होंगे। दैनिक भास्कर। विकासशील देशों की सरकारों की नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को कम उत्पादकता वाले क्षेत्र से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की ओर ले जाएं। यह सबसे अधिक भारत पर लागू होता है, जहां आज भी 62% लोग कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन हाल में भारत सरकार ने एक मंत्री ने एनडीए काल 2014-23 की यूपीए काल 2004-13 से तुलना में जो आंकड़े पेश किए हैं वह चौंकाने वाले थे। उनके अनुसार यूपीए काल के कृषि क्षेत्र में रोजगार 16% घटे, जबकि एनडीए काल में 19% बढ़े। दरअसल कृषि क्षेत्र से निकाल कर युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में लाना ही तो पिछले 75 साल से भारत की चुनौती बनी हुई है। जीडीपी में समान योगदान वाले मैन्युफैक्चरिंग में कार्यबल का मात्र 12.4% है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान 56% होने के बावजूद मात्र 27% कार्यबल है। जाहिर कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादकता अन्य दोनों क्षेत्रों के मुकाबले काफी कम है। यही कारण है कि पीएम ने अपने प्रारंभिक काल से ही मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और उद्योगों को पीएलआई उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की। अगर यूपीए के 10 साल में तत्कालीन कार्यबल ने 16% कृषि से अन्य क्षेत्रों में गए और वर्तमान 10 क्षेत्रों में 19% कृषि में बढ़ गए तो यह चौंकाता है। विदेश में भारतीयों के प्रति नस्ली घृणा क्यों बढ़ रही है। मिन्हाज मर्चेंट लेखक, प्रकाशक और संपादक। सोशल मीडिया पर लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक भारतीय अमेरिकी परिवार के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की जा रही थी। हाल के वर्षों में दुनिया में भारतीयों की विजिबिलिटी बढ़ी है, वे शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक्स जैसे मंचों पर भारतीयों के प्रति अपमान, मजाक और नफरत की प्रवृत्ति भी बढ़ती दिख रही है। नस्ली घृणा सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के एक भारतवंशी ने बताया कि क्रैम्पटन के बस स्टॉप पर उन्हें बस इस बात की चिंता रहती है कि क्या ड्राइवर उनके लिए बस रोकेगा। वो कहते हैं कि बस ड्राइवर तभी रुकता है जब वहां कोई श्वेत व्यक्ति हो, अन्यथा वह बस चलाकर आगे बढ़ जाता है। जहां पश्चिम के देशों में यहूदी विरोध और इस्लामोफिया के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वहीं भारतीयों पर होने वाले हमलों, जिन्हें अब इंडोफोबिया कहा जाने लगा है, को दरकिनार कर दिया जाता है। क्विड पर एक छात्रा ने लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों में मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, खासकर एक्स पर भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद और भेदभाव में चिंताजनक वृद्धि देखी है। ये पोस्ट चुटकुलों के रूप में किए जाते हैं जिनमें भारतीयों को गंदा या स्कैमर बताया जाता है। हालांकि ऐसी गलत धारणाएं 2000 के दशक में ही चलन में आई थी, लेकिन अब तो ये बहुत अधिक सामान्य हो गई हैं और इसने भारतीय समुदाय के प्रति शत्रुतापूर्ण वातावरण को बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया के बढ़ते चलन ने नस्लवादियों को अपनी नफरत का प्रदर्शन करने का मौका दिया है। वे अपने स्मार्टफोन पर तीसरी दुनिया के भारतीयों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत एक गरीब ब्रिटिश उपनिवेश से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कई लोगों का मत है कि भारत जैसे गरीब देश की हिम्मत कैसे हुई कि वह दुनिया का नेतृत्व करने की आकांक्षा रखे। चाहे क्रिकेटर हो या अमीर भारतीय, वे पश्चिम में ईर्ष्या का कारण बनते हैं। जब अमीर भारतीय किसी फ्लाइट या विदेशी मॉल में बुरा व्यवहार करते हैं तो यही ईर्ष्या नस्ली फब्दियों में बदल जाती है। सोशल मीडिया इसे और बढ़ावा देता है। जहां पश्चिम के देशों में यहूदी विरोध और इस्लामोफोबिया के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वहीं भारतीयों पर होने वाले हमलों, जिन्हें अब इंडोफोबिया कहा जाने लगा है, को दरकिनार कर दिया जाता है। डाटा संरक्षण। दैनिक जागरण। यह स्वागत योग्य है कि केंद्र सरकार डाटा संरक्षण नियमावली को अंतिम रूप देने से पहले जनता के सुझावों को अवगत होना चाहती है।
इसी दृष्टि से उसने इस नियमावली का मसौदा जारी किया है। आज डाटा सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि लोगों के निजी डाटा की चोरी और उसके दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। कई बार तो सोशल मीडिया कही जाने वाली इंटरनेट कंपनियां ही इस डाटा का दुरुपयोग करती हैं। लोगों का डाटा चोरी होता ही रहता है। जब ऐसा होता है तो संबंधित कंपनी आगे और सतर्कता बरतने का आश्वासन देकर कर्तव्य की तीसरी कर लेती है। चिंताजनक केवल यह नहीं है कि लोगों की सहमति के बिना उनके व्यक्तिगत डाटा का इस्तेमाल विभिन्न कंपनियां मनमाने तरीके से करती हैं, बल्कि यह भी है कि उनके जरिए उनके विचारों को प्रभावित करने की भी कोशिश की जाती है। ऐसे में ऐसी कोई व्यवस्था बननी ही चाहिए जिससे लोगों को पता चल सके कि इंटरनेट कंपनियां उनकी व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल किस तरह कर रही हैं। यह भी जरूरी है कि देश के लोगों का डाटा देश में ही रहे। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण संबंधी प्रस्तावित नियमावली में एक प्रावधान यह भी है कि सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने वाले 18 साल से कम आयु के बच्चों को माता-पिता की सहमति लेनी होगी। यह प्रावधान उपयुक्त तो दिखता है, लेकिन इसमें संदेह है कि इस पर प्रभावी ढंग से अमल हो सकेगा, क्योंकि माता-पिता की सहमति की नौबत तब आएगी जब बच्चा अपनी आयु 18 वर्ष से कम बताएगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह अपनी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक बताता है, जिसकी संभावना भी है, तो बहुत आसानी से सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट खोलने में समर्थ हो जाएगा। यह किसी से छिपा नहीं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सी सामग्री ऐसी होती है जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों के स्वाभाविक विकास में बाधक बनने के साथ ही उन्हें मोबाइल का लती भी बना रहे हैं। इससे चलते ही ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल में बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए यह कानून बना दिया है कि कोई भी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म 16 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों का अकाउंट नहीं खोल सकता। यह बहस का विषय है कि क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए। इस बहस के बीच यह भी समझा जाना चाहिए कि बच्चों को सोशल नेटवर्क साइट्स के दुष्प्रभावों से बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार पर नहीं डाली जा सकती। यह जिम्मेदारी अभिभावकों को खुद भी उठानी होगी। उन्हें यह देखना होगा कि यदि उनका बच्चा मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है तो वह किस तरह की सामग्री देख रहा है। मनमोहन सिंह की विरासत का मूल्यांकन। विवेक काटजू लेखक पूर्व राजनयिक हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद मध्य वर्ग से लेकर कारोबार जगत और औद्योगिकी एवं राजनीतिक गलियारों में शोक जताया गया। खांटी नेता न होते हुए भी उन्होंने राजनीतिक मोर्चे पर इतना कुछ हासिल किया जिसकी कुछ लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह एक बुद्धिजीवी भी थे और उन्होंने भारतीय नीतिगत परिदृश्य पर अपनी व्यापक छाप छोड़ी। हालांकि इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक पटल के शीर्ष पर बैठे लोग जिस प्रकार नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उसमें डॉक्टर सिंह अपेक्षित रूप से असर नहीं छोड़ पाए, चाहे प्रधानमंत्री का दायित्व या फिर उससे पहले वित्त मंत्री का। उनकी भूमिका मुख्य रूप से वास्तविक राजनीतिक शक्ति से लैस दिग्गजों के सह कलाकार की ही रही, जिन्होंने स्वीकार नीतियों को नौकरशाही के जरिए लागू करने का काम किया। जब वह प्रधानमंत्री थे तो पूरी राजनीतिक शक्ति सोनिया गांधी के पास थी, जो उस समय तमाम निर्णायक फैसलों से जुड़ी रही। उनके पास भी वह शक्ति थी जिससे वह मनमोहन सिंह को कोई फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें किसी भी निर्णय लेने से रोक भी सकती थी। इसी तरह जब डॉक्टर सिंह वित्त मंत्री थे तब वस्तुतः प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने ही अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को हरी झंडी दिखाई। यह एक विडंबना ही है कि राव को भारतीय इतिहास में वह सम्मान और स्थान नहीं मिला जिससे वह सर्वथा सुपात्र थे। उन्होंने शीत युद्ध के बाद अस्थिरता वाले वैश्विक दौर में भारत को सही राह दिखाई और 6 दिसंबर 1992 की घटना को लेकर उन पर चाहे जितने सवाल उठे, इससे उनकी विरासत संदिग्ध नहीं हो जाती। महान प्रशासक, रणनीतिक विशेषज्ञ, सैनिक, अकादमी, उद्यमी, राजनीतिक, कलाकार और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लोग देश के प्रति अपने अपने स्तर पर योगदान देते हैं। वे सम्मान और प्रतिष्ठा के पात्र हैं। इसके बावजूद उन्हें शीर्ष राजनीतिक पद की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए और यदि जनादेश प्राप्त लोग अपने हितों को देखते हुए उन्हें ऐसी कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो फिर उस दौरान लिए गए अच्छे बुरे फैसलों का दावेदार भी उन्हीं राजनीतिक लोगों को होना चाहिए जो उन्हें सत्ता सौंपते हैं। उन लोगों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया जाए जिन्हें चुनावी प्रक्रिया के जरिए लोगों का भरोसा प्राप्त होता है और जिन्हें जनादेश हासिल करने वाले तोहफे में सत्ता सौंप देते हैं। भारतीय संवैधानिक ढांचे और राजनीतिक प्रणाली की भावना ऐसी तोहफे वाली व्यवस्था में निहित नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में तो यह असंभव सा है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए और यह जनादेश वह किसी को और हस्तांतरित नहीं कर सकते। नवाचार है नई अर्थव्यवस्था का इंजन। अजय कुमार, लेखक, पूर्व रक्षा सचिव और IIT कानपुर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं।
उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने हाल ही में कहा, आज किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए भी पर्याप्त नहीं है। वह व्यवसाय को बड़े पैमाने पर बढ़ाने और इसके लिए आवश्यक पूंजी को पहलू में रेखांकित कर रहे थे। वहीं इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देने के अपने अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि आज इनोवेशन और रचनात्मक वित्तीय संसाधनों में अधिक अहम है। एक असाधारण शक्ति प्रदान करता है। भारत में स्टार्टअप इंडिया के तहत 1.4 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लाखों स्टार्टअप अस्तित्व में आने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकांश स्टार्टअप मामूली अनुसंधान अनुदान पर या छोटी व्यक्तिगत बचत पर निर्भर हैं। इनोवेशन सिर्फ नई और उभरती हुई तकनीकों तक सीमित नहीं है। इसकी सफलताएं गाथाएं विविधतापूर्ण एवं नमनों में ऐसी भावनाओं को उजागर करती हैं जो पूरे देश में विकास को गति दे रही हैं। अगर सवाल यह है कि इनोवेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है या वित्तीय पूंजी, तो तथ्य खुद ही सब कुछ बयान कर देते हैं। अनुमान है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 तक हर साल नए 1 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करेगा। 2020 में नासकॉम और जिनोव के एक सर्वेक्षण के अनुसार 58% से अधिक भारतीय छात्रों ने पारंपरिक करियर विकल्पों के बजाय अपना स्टार्टअप शुरू करने को तरजीह दी। 2023 में डीपीआईआईटी के साथ 70,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए। उनके संस्थापकों में से अधिकांश 30 साल से कम उम्र के हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों में देश के 30% स्टार्टअप सक्रिय हैं और प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश उद्यम महज कुछ लाख रुपयों की मामूली पूंजी से शुरू हुए। निष्कर्ष ये है कि उद्यम के लिए पूंजी अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनोवेशन नई अर्थव्यवस्था का असली इंजन है। अब पूंजी इनोवेशन का अनुसरण करती है। व्यवसाय में सफलता आपकी पूंजी के आकार से नहीं, बल्कि आपके विचारों की शक्ति से आती है। इनोवेशन वृद्धि का सबसे बड़ा उत्प्रेरक है, जो सपनों को उद्यमों में और बाधाओं को अवसरों में बदल देता है। समस्या का समाधान हो राष्ट्रीय सहारा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सोमवार को बारूदी सुरंग के विस्फोट करके पुलिस वाहन को उखाड़ दिया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प व्यक्त किया। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार किसी भी तरह की हिंसा को, चाहे वह व्यक्ति भी विचार से प्रेरित क्यों न हो, बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस अर्थ में अमित शाह का बयान पूरी तरह उचित है, लेकिन दूसरी ओर यह समस्या भी लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है कि आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद को जगह क्यों नहीं मिली। इस क्षेत्र में आदिवासियों के जल, जमीन और जंगल पर जिस तरह डाला जाता रहा, उन्हीं की मूल आजीविका स्रोतों और संसाधनों से वंचित किया जाता रहा। इसकी कहानियां किसी से छिपी नहीं है। आदिवासियों के लिए कि इसी भयावह शोषण के प्रतिरोध में नक्सलवाद ने वहां अपने पैर जमाए और आदिवासियों ने भी इसे अपनी मुक्ति का एकमात्र मार्ग मानकर अपनाया। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि नक्सलवादी लोग चोर, लुटेरे, डकैत नहीं, जो अपनी नई हिंसा करते हैं। उनकी हिंसा सैद्धांतिक तौर पर भी जितनी गलत क्यों ना हो, लेकिन इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी हिंसा आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध एक अत्यधिक कमजोर वर्ग के पक्ष में खड़ी हिंसा है, क्योंकि यह एक विचार प्रेरित हिंसा है। अगर केंद्र और राज्य की सरकारों ने आदिवासियों के शोषण पर प्रारंभ में ही लगाम लगाई होती, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कवच तैयार किए होते, उनके सांस्कृतिक व्यवहारों के अश्लील दोहन पर जंजीरें कसी होती, तो नक्सली हिंसा को वहां जगह नहीं मिलती। मगर आज भी आदिवासी क्षेत्र से नक्सली हिंसा को समाप्त करना है तो प्रारंभिक तौर पर उन कारकों के उन्मूलन पर गौर करना चाहिए जिनकी वजह से यह हिंसा उत्पन्न हुई। अच्छा होता कि अमित शाह मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के साथ यह घोषणा भी करते कि मार्च 2026 से पहले आदिवासियों के किसी भी तरह के दोहन, शोषण के हर तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा। केवल कुछ लाभकारी घोषणाओं से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि आदिवासियों की मांगों को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम उनकी समस्याओं के ठोस समाधान उपलब्ध कराने होंगे। अब ऐसा होगा तभी हिंसा खत्म होगी। भूकंप का घातक प्रहार झेलने के लिए हम कितने तैयार? हिंदुस्तान। अतीन्द्र कुमार शुक्ला। मंगलवार सुबह चीन में आए भूकंप की वजह से 60 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत बहुत दुखद है और इससे भूकंप के मामलों में हमारी लाचारी का भी पता चलता है। यह भूकंप एक बार फिर संवेदनशील माने जाने वाले देशों के लिए चुनौती है। भूकंप के जोखिम और उससे जुड़े तमाम इंतजामों को फिर परख लेना समय की मांग है।
यह बात हम ठीक से जानते हैं कि भारतीय भूकंप का 59% हिस्सा भूकंप की दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील है। भूगर्भीय प्लेट की वजह से ही भूकंप आते हैं और हिमालय खास तौर पर संवेदनशील है। साल 1975 से अब तक अगर देखें तो 6 मैग्नीट्यूड या उससे ऊपर के 8 भूकंप आ चुके हैं। इनमें से कच्छ का भूकंप 6.9 मैग्नीट्यूड का था। 5 दशक के समय में ही 8 बड़े भूकंपों ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। कुछ चिंताएं हैं, क्या भूकंप सुबह के समय ज्यादा आते हैं, क्या ठंड के दिनों में ज्यादा आते हैं। वैसे भूकंप का कोई समय या मौसम नहीं है। फिर भी यह ध्यान आता है कि भुज का भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था, तो बिहार नेपाल में 1934 का खतरनाक भूकंप 15 जनवरी को आया था। वैसे सावधान रहना चाहिए कि भूकंप कभी भी आ सकता है। यह बड़ा सवाल है कि नुकसान कितना होगा। नुकसान से जुड़ा एक अध्ययन साल 2013 में ही बिहार में किया गया था। यह जानने की कोशिश की गई थी कि साल 1934 में बिहार नेपाल में 8.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। वैसा ही भूकंप अगर फिर आए तो क्या होगा। अध्ययन में देखा गया कि अगर रात के समय भूकंप आता है तो कितना नुकसान होगा और दिन में आया भूकंप कितना घातक होगा। 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बिहार में अगर रात के समय भूकंप आता है तो 2,22,000 से ज्यादा मौत का अनुमान है। यही अगर दिन में आए तो 72,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। प्राइमरी वेव के बाद मेट्रो परिचालन को तत्काल रोका जा सकता है। अन्य जोखिम भरी सेवाओं को रोका जा सकता है। ऐसी चेतावनी तंत्र का इस्तेमाल मैक्सिको, कैलिफोर्निया इत्यादि में किया जाता है। चेतावनी मिलते ही लोग तत्काल घर भवन से बाहर आ जाते हैं। भारत में भी ऐसा चेतावनी तंत्र बनाने का समय आ गया है। जैसे हिमालय में भूकंप आए तो बिहार में कम से कम 30-40 सेकेंड का समय बचाव के लिए मिल सकता है। मिसाल के लिए चीन में अभी जो भूकंप आया उसे बिहार में ज्यादा महसूस किया गया। अगर चीन अपने यहाँ चेतावनी तंत्र को पुख्ता करे और तत्काल भारत को सचेत करे तो हमें बचाव में मदद मिल सकती है।